तो जैसे हम लोगों ने पहले वाली वीडियोस के अंदर नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स वाले सिस्टम को कंपेयर किया था और ये पता लगाया था कि दोनों के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और दोनों का साइट ऑफ एक्शन और मैकेनिज़्म क्या है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स पे ख़त्म की थी बात। तो अब बात करते हैं हॉर्मोन्स आखिर ट्रैवल कैसे करते हैं बॉडी के अंदर। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्योंकि ब्लड में इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं तो वो फ्री फॉर्म में ही ब्लड से फ्लो करेंगे, जबकि लिपिड सॉल्युबल को पहले एक कैरियर प्रोटीन पे बाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद वो आगे जाके कहीं पर भी अपने टारगेट सेल पे बाइंड कर पाएंगे। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और उसके ऊपर हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आके बाइंड है। अभी जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है इसका मेजॉरिटी पोर्शन इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड है और जो थोड़ा सा फ्री पोर्शन है वो हमारा एक्चुअली फ्री फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि हमारा टारगेट सेल के रिसेप्टर पर जाके और बाइंड करेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को वाटर सॉल्युबल बनाता है। रेडी रिजर्व ऑफ ये हार्मोन ब्लड के अंदर उसका रेडी रिजर्व रखता है और उसके अलावा इस हार्मोन को किडनीज़ में जाने से रोकता है, नहीं तो अगर किडनी में गया तो फ़िल्टर आउट होकर यूरिन में जा सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए इस हार्मोन को वो किडनीज़ के अंदर नहीं जाने देता है। बात करते हैं कि हार्मोन एक्शन का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो द रिस्पॉन्स टू अ हार्मोन डिपेंड्स अपॉन हार्मोन इटसेल्फ एज वेल एज टारगेट सेल्स। कभी कभार ऐसा होता है कि जो एक ही हार्मोन है वो अलग अलग सेल्स को अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, अगर इंसुलिन लिवर सेल पैक करता है तो वो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, जबकि अगर वो एडिपोज सेल्स पैक करता है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है। तो डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन से टारगेट सेल पे जाके एक्ट कर रहा है। अदर हार्मोन इफेक्ट्स में बी चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सिंथेसिस का, वैसे ही उसके अलावा भी बहुत सारे एक्शंस कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक हार्मोन है वो मल्टीपल जो रिस्पॉन्सेज है वो कैरी आउट कर रहा है और दो ज़रूरी नहीं है, दो से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज भी कैरी आउट कर सकता है। जब भी कोई हार्मोन टारगेट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो इससे सेल को एक मैसेज मिलता है। अभी रिसेप्टर जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जो कि सेल के अंदर होंगे और एक वो जो कि सेल के बाहर मेम्ब्रेन पे होंगे। अगर तो वो सेल के अंदर है तो यानी कि उस पर कौन सा हार्मोन आके बाइंड करेगा, लिपिड सॉल्युबल। और अगर वो सेल के बाहर मेम्ब्रेन पे है तो उस पर वाटर सॉल्युबल आके बाइंड करता है। अभी यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें मैकेनिज्म इजीली एक्सप्लेन्ड है। अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो पहले वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। ये यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ व्हाट वी कॉल एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाने के बाद वो सीधा न्यूक्लियस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में जाने के बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि आगे डीएनए को सिग्नल देगा आरएनए बनाने के लिए, एमआरएनए। और ये एमआरएनए जो होगा पर्टिकुलरली राइबोसोम्स की हेल्प से एक नया प्रोटीन बनाएगा और ये जो प्रोटीन होगा ये आगे सेलुलर एक्टिविटीज़ करेगा। तो मेन हुआ क्या, हार्मोन सीधा सेल के अंदर गया। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे अमीन, पेप्टाइड, प्रोटीन, इकोसेनॉइड्स हार्मोन्स, ये लिपिड बायलेयर से अंदर तो जा नहीं सकते सेल के, तो इनके रिसेप्टर्स टारगेट सेल के बाहर ही लगे हुए होते हैं और वो भी थोड़े मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड आउट करते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये पहले आके अपने रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। सेल्फ ये प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, ये सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। और हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कैसे एग्जैक्टली, जीपीसीआर की मदद से, दैट इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जो इनका रिसेप्टर होगा उस पर एक जी प्रोटीन अटैच्ड होगा। ये जी प्रोटीन जो है जैसे ही वाटर सॉल्युबल हार्मोन आके रिसेप्टर पे बाइंड किया, ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और ये एडिनाइल साइक्लेज को सिग्नल देगा, जिससे कि एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एटीपी को सीएएमपी में बदल देगा। नाउ दिस साइक्लिक ईएमपी इज़ द सेकेंडरी मैसेंजर। ये साइक्लिक ईएमपी जो है वो आगे फॉस्फोराइल काइनेज ए को एक्टिवेट करते हैं और वो आगे जाके प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के ऊपर फॉस्फोराइल ग्रुप लगाते हैं एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके। अब ये जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गया, ये एक्टिवेटेड भी हो सकते हैं और इनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स है जो कि आगे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कराएंगे। अब जब इसका फंक्शन ख़त्म हो गया तो सीएएमपी को इनहिबिट करने के लिए आ जाता है फॉस्फोडाइएस्टरेज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं लाइक एडीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन,
जो कि साइक्लिक ईएमपी को जनरेट कर सकते हैं। इवन उसके अलावा साइक्लिक जीएमपी को, IP3 को, डायएसाइल ग्लिसरॉल को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। तो ये हार्मोन्स अगर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे तो भी बहुत सारे सेकेंडरी मैसेजेस को ईजिली जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर एक एपिनेफ्रिन है, वो आके अगर एक जी प्रोटीन पे बाइंड किया है या फिर एक रिसेप्टर पे बाइंड किया है, तो एक एपिनेफ्रिन से मल्टीपल जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे। वो मल्टीपल जी प्रोटीन्स भी, मतलब कि एक एक जी प्रोटीन भी 100 से ज़्यादा CAMP जनरेट कर सकता है एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करके। तो यानी कि देखो यहाँ पर जो है मैग्नीफाई हो रहा है, जो प्रोसेस है उसके रिस्पॉन्स को मैग्नीफाई किया जा रहा है। एक हार्मोन से बहुत सारे जी प्रोटीन्स बने, एक्टिवेट हुए, और वो बहुत सारे जी प्रोटीन्स इन टर्न बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेंगे, वो इन टर्न बहुत सारे CAMP बनाएंगे, और वो CAMP इन टर्न मैनी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब बात करते हैं हार्मोन इंटरेक्शन की। तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टारगेट सेल टू हार्मोन विल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स: हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, अबेंडेंस इन द रिसेप्टर्स, मतलब कि कितने ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रेजेंट है उस हार्मोन के लिए, एंड द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय अदर हार्मोन्स। इसमें 3 इफेक्ट्स आते हैं। परमिसिव इफेक्ट। परमिसिव इफेक्ट ये कहता है कि कुछ हार्मोन्स जो है वो टारगेट सेल पे तभी एक्ट कर पाएंगे जब दूसरा हार्मोन उसे परमिट करेगा। यानी कि जब दूसरा हार्मोन रिसेंटली उस टारगेट सेल पे एक्सपोज हुआ है तो ही वो पहले वाले हार्मोन को परमिट करेगा कि तुम्हारा इफेक्ट इस पर करो। फॉर एग्जाम्पल, एपिनेफ्रिन जो है वो लाइपोलाइसिस करता है, लेकिन अगर वो अकेला कर रहा है तो वो बहुत वीक होगा उसका इफेक्ट। जबकि T3 एंड T4 अगर परमिट कर दें तो उससे एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब नाम से पता चल रहा है 2 हार्मोन साथ में एक्ट करके और एक इफेक्ट लाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन। तो ग्लूकेगॉन जो है वो भी क्या करेगा, हमारा शुगर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, एंड एपिनेफ्रिन भी जो है वो सेम करेगा, दैट इज़ ग्लाइकोजीनोलाइसिस करेगा और ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा। तो व्हेन द बोथ द हार्मोन्स विल बी प्रेजेंट तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ेगा, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। द हार्मोन्स विल एक्टिवेट द पाथवेज टू जनरेट द मैसेंजर्स ऑफ द सेम काइंड। बात करते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स की। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स वो जहाँ पर एक हार्मोन जो है वो दूसरे को सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, मतलब कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, तो ग्लूकेगॉन उल्टा करेगा, इट विल बी डूइंग ग्लाइकोजीनोलाइसिस। द हार्मोन विल ऑल्सो एक्टिवेट द पाथवेज टू कॉज द सेलुलर रिस्पॉन्स दैट विल डिक्रीज द रिसेप्टर्स। यानी कि अगर एंटागोनिस्टिक हार्मोन है तो वो इवन टारगेट सेल को ये मैसेज देगा कि तुम तुम्हारे सेलुलर रिसेप्टर्स को बंद कर दो, तो इससे दूसरा हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाई नहीं पाएगा। अब बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन की। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हार्मोन है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं होता है, बर्स्ट्स में, शॉर्ट बर्स्ट में रिलीज़ होता है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन भी बच जाता है और एक अंडर प्रोडक्शन भी बचता है। एक स्टिमुलेशन होना ज़रूरी है टारगेट सेल को, जो मेन सेल है यानी कि प्रिंसिपल सेल है उसको एक स्टिमुलेशन मिलना ज़रूरी है ताकि वो हार्मोन को रिलीज़ करे। तो ये जो रेगुलेशन हो रहा है हार्मोन का, ये क्यों हो रहा है? ताकि इससे ओवर और अंडर प्रोडक्शन प्रिवेंट हो सके, नॉर्मली एक जो नॉर्मल लेवल हार्मोन का चाहिए उतना मेंटेन हो सके। अभी जो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन है दैट कैन बी डन थ्रू द 3 स्टेप्स। या तो सिग्नल्स मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या फिर केमिकल चेंजेस ब्लड में होंगे, या फिर कुछ दूसरे हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करें तो एड्रिनल मेडुला को नर्व इम्पल्स मिलते हैं और इसलिए इसकी वजह से वो एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। जब एपिनेफ्रिन का अगर लेवल कम हो गया तो एड्रिनल मेडुला को नर्व इम्पल्सेस मिलेंगे। सेकंड देखिए, जहाँ पर अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। एंड थर्डली जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि तुम कॉर्टिसोल को रिलीज़ करो। तो दैट इज़ ये 3 वेज है जिससे कि हार्मोन सिक्रेशन का रेगुलेशन हो सकता है। मतलब कि अगर कम है तो वो उसे प्रमोट करेंगे और अगर ज़्यादा है तो वो उसे इनिबिट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट मेजर ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो हमें ये पता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पिट्यूटरी इज़ द मास्टर ग्लैंड और उसका मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जुड़े हुए किससे हैं? थ्रू अ स्टॉक विच इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम।
पिट्यूटरी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मेक्स द एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है। अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। अब इनके हार्मोन्स की बात करते हैं और उनके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ये सोमेटोट्रॉफ्स रिलीज़ करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मसल और लिवर को इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनवाएगा ये, जिससे कि ग्रोथ प्रमोट होगी। यानी कि जो IGFs हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, उनका फॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगा और इससे जो है आगे फर्दर ग्रोथ होगी और लाइपोलाइसिस कराएगा, यानी कि लिपिड्स का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स को भी डिक्रीज़ करेगा। वो हर चीज़ ही अपनाएगा जिससे कि ग्रोथ हो। सेकेंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरोट्रॉफ्स रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम थायराइड हार्मोन रिलीज़ करो। तीसरा आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनेडोट्रॉफ्स रिलीज़ करते हैं और ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेट कर रहा है, दैट इज़ oocyte का डेवलपमेंट करेगा, ओवेरियन सीक्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन्स करेगा, एज वेल एज टेस्टिस को टेस्टिस में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाएगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो रिलीज बाय गोनेडोट्रॉफ्स। ये फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओव्यूलेशन, ये सब चीज़ें करवाएगा, एज वेल एज कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन करवाएगा जब LS सर्ज होता है, एंड मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाएगा। प्रोलैक्टिन की बात करें तो इट इज़ रिलीज बाय लैक्टोट्रॉफ। ये मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये बेसिकली कॉर्टिकोट्रॉफ से रिलीज होता है एंड दिस विल स्टिमुलेट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज़ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टिसोल का रिलीज करवाएगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स एंड ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है और कुछ ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं इसमें से एक की, दैट इज़ कॉर्टिकोट्रॉफ्स और उसके रेगुलेशन की। जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, दैट इज़ जो हाइपोथैलेमस से निकला, दैट विल प्रोड्यूस दिस कॉर्टिकोट्रॉफिन, दैट इज़ एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इन पिट्यूटरी। और ये जो पिट्यूटरी का ACTH है, इट विल एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द कॉर्टिसोल। तो ये तो हो गए 3 स्टेप्स। अब जब कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाएगा तो इट विल इनहिबिट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज दिस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। तो उसमें हमें 2 ही पढ़ने, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज़ करते हैं एंड ये कब होता है, जब यूरिन का यूटेराइन जो जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होना होगा तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाया जाएगा एंड लेबर के टाइम पे जो है स्पेसिफिकली ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं यूटेराइन डिस्टेंशन के टाइम पे। तो इट विल स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एज वेल एज इट विल हेल्प इन द मिल्क इंजेक्शन। तो मिल्क इंजेक्शन में 2 चीज़ों ने तो अभी हेल्प कर दिया, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक PRL, जो कि हम लोगों ने एंटीरियर में पढ़ा। वेसोप्रेसिन जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज़ करते हैं ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द रिस्पॉन्स टू ब्लड डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर वाटर की कमी हो रही है या फिर ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो गया है, इन दैट केस ये करेगा क्या, दैट विल कंजर्व द बॉडी वाटर बाय डिक्रीजिंग द यूरिन वॉल्यूम एंड रेजिंग द ब्लड प्रेशर। बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, दैट इज़ द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लैरिंग्स के जस्ट इंफीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है। इसके 2 लोब्स होते हैं, दैट इज़ लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। अब लैरिंग्स क्या, दैट इज़ द वॉइस बॉक्स। तो ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है थायराइड ग्लैंड और ये 2 लोब्स कनेक्टेड है थ्रू इस्थमस। अब बेसिकली थायराइड ग्लैंड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर जो इनर लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज़ फॉलिकुलर सेल्स, बीच में हमारे पास कॉलॉइड का सब्सटेंस है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, दीज आर रिलीजिंग T3 एंड T4 हार्मोन, दैट इज़ ट्राइआयोडोथायरोनिन एज वेल एज थायरोक्सिन। बाहर की तरफ हमारे पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उससे बाहर हमारे पास C सेल्स हैं, दैट इज़ द पैराफॉलिकुलर सेल्स, एंड दीज आर रिलीजिंग कैल्सीटोनिन। अब थायराइड हार्मोन के कंट्रोल के पहले बात कर लेते हैं। तो अगर T3 और T4 हार्मोन का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बनाएगा। ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टियल सिस्टम से ट्रैवल करते करते और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बनेगा
तो ये आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, स्पेसिफिकली जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है, और उन्हें बोलेगा कि तुम T3 और T4 हार्मोन को और प्रोड्यूस करो। अब बात करते हैं कि T3 और T4 हार्मोन्स का फंक्शन क्या है और ये किस बेसिस पे रिलीज़ होता है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा जैसे कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जब उसका सीक्रेशन इन द हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस तो वो TSH को भी इंक्रीज़ करेगा थ्रू दी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो उस टाइम पे हमारे T3 और T4 हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा बाहर अगर ठंड है या फिर कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जब हम बहुत ऊंचाई पे होते हैं, दैट टाइम ऑल्सो T3 एंड T4 हार्मोन्स आर रिलीज्ड। ये करते क्या है, तो ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ BMR। प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ATP का प्रोडक्शन कराते हैं ग्लूकोज के कंजम्पशन से, लाइपोलाइसिस कराते हैं और कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन कराते हैं। बात करें हम लोग कैल्सिटोनिन की, जो हमारा ऊपर C सेल से रिलीज़ हो रहा था। कैल्सिटोनिन जो है बेसिकली कब रिलीज़ होगा, जब ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल्स होंगे। अब कैल्सिटोनिन का हमेशा ये याद रखना है आपको कि जो कैल्सिटोनिन है दैट इज़ बेसिकली कैल्शियम का उल्टा काम करता है। अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा। तो ये रिलीज़ कब होगा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इसका फंक्शन क्या है, इट विल लोअर द ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एज वेल एज HPO4 आयंस को भी कम करेगा। साथ साथ में बोन रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम को भी डिक्रीज़ करेगा। बात करते हैं थर्ड ग्लैंड की, दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि थायराइड ग्लैंड के ही एडजॉइनिंग में प्रेजेंट है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो टाइप की सेल्स हैं और बीच में एक ब्लड वेसल है। हर ग्लैंड हमेशा ब्लड वेसल्स के साथ तो सप्लाइड होती ही हैं। एक तो ऑक्सीफिल सेल्स है, एक हमारे पास चीफ सेल्स हैं और बीच में हमारे पास ब्लड वेसल है। ये जो चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स ही हैं। चीफ सेल्स आर द प्रिंसिपल सेल्स, जो कि PYQ में भी आ चुका है प्रिंसिपल सेल्स क्या हैं। तो दीज आर एक्चुअली द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड विच रिलीज द पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑक्सीफिल सेल्स का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो चीफ सेल्स से रिलीज़ होता है वो कब रिलीज़ होगा, जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। अब इसका एक्शन क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल्स को ब्लड में इंक्रीज़ करेगा और HPO4 के लेवल्स को डिक्रीज़ करेगा। बोन्स को कहेगा कि तुम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो, एज वेल एज किडनी से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। साथ साथ में कैल्सीट्रायोल विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D, उसका फॉर्मेशन भी कराएगा। द फोर्थ ग्लैंड इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। ये कुछ इस टाइप का सिंपल डायग्राम है एड्रिनल ग्लैंड का। बाहर की तरफ एक कैप्सूल से कवर्ड है, अंदर हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला है। इन्हें हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब बात करें इसका फंक्शन क्या है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली कॉर्टेक्स मतलब कि बाहर वाला जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे अंदर जोना फेसिकुलेटा और उससे अंदर जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करता है, दैट इज़ एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करता है, लाइक कॉर्टिसोल। और जोना रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन्स को सिक्रेट करता है। उससे अंदर आती है एड्रिनल मेड्यूला, वो क्रोमाफिन सेल्स है उसके अंदर जो कि एपिनेफ्रिन और एनी दैट इज़ नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। इसकी भी रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसका जो मैकेनिज़्म है उसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म, RAA। इसमें क्या होता है, जब भी ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम होगा और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उससे ब्लड प्रेशर कम होगा। अब इस केस में जो हमारी किडनीज़ हैं उनकी जो JGA सेल्स हैं दोज विल रिलीज़ द रेनिन। ये जो रेनिन है ये लिवर से एंजियोटेंसिन को सिक्रेट कराएंगी, या फिर रेनिन सेल्स एंड एंजियोटेंसिन सेल्स जो हैं वो साइड बाय साइड सिक्रेट हो जाती है ऑलमोस्ट। अब ये एंजियोटेंसिन जो ब्लड में आया है इट विल कन्वर्ट फर्स्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1 and then to angiotensin 2, and this will be done with an enzyme which is the ACE enzyme present in the lungs.
और जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से कन्वर्ट होता है, दैट इज़ ACE। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा बाय स्टिमुलेटिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी एल्डोस्टेरोन आगे क्या करेगा, किडनी से सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाएगा। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड फाइनली ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बात करते हैं इनके हार्मोन्स की, जो भी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के अंदर थे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लाइक एल्डोस्टेरोन्स वो कब रिलीज़ होंगे, जब ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा और एंजियोटेंसिन 2 होगा। उनका फंक्शन क्या है, कैल्शियम के एंटी काम करेंगे और सोडियम को इंक्रीज़ करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल वो क्या करेंगे और वो कब आएंगे, जब उनको सिग्नल मिलेगा थ्रू एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और स्ट्रेस के टाइम पे। ये क्या करेंगे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लूकोज नया बनाएंगे थ्रू द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेंगे। एंड्रोजन की बात करें, एंड्रोजन्स जो कि हमारे जोना रेटिकुलरिस से रिलीज़ हो रहा था, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू ACTH। ये एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स को सिंथेसाइज करता है, लिबिडो को रेगुलेट करता है, एज वेल एज मेनोपोज के बाद एस्ट्रोजन्स का सिक्रेशन रेगुलेट करने में भी यूज़फुल है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली रिलीज़ होंगे ऑन द सिग्नल फ्रॉम सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। जब वो एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ करेंगे तो उससे हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होगा। इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रेस को कम करेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज़ पैनक्रियास। पैनक्रियास का टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, अगर हम इन सेल्स को पूरा बना दें तो हमारे पूरा पैनक्रियास सेल से बढ़ जाएगा। बाहर की तरफ हमारे पास एसाइनस है जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं, और सेंटर में हमारे पास है एंडोक्राइन फंक्शन करने वाले आइलेट्स। इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हमारे पास अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और F सेल्स हैं। इनके हार्मोन्स की बात करते हैं, ग्लूकेगॉन हमारा हार्मोन अल्फ़ा सेल से रिलीज़ होता है। ये ब्लड के ग्लूकोज का जब डिक्रीज़ होगा तब इसको ये सीक्रेट होगा, या फिर जब हैवी एक्सरसाइज करेगा कोई तो उस टाइम पे ग्लूकेगॉन का रिलीज़ होगा, या फिर इंसुलिन जो है वो जब इनिबिट होगा तब ग्लूकेगॉन रिलीज़ होगा, और इंसुलिन खुद ग्लूकेगॉन को इनिबिट कर देगा। ये ब्लड के ग्लाइकोजन जितना भी स्टोर्ड है उसको तोड़ के और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा इन द लिवर, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा और इस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ करेगा। सेकेंड इज़ इंसुलिन, जो कि हमारी बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा होगा उस टाइम पे इंसुलिन को सीक्रेट होने का ट्रिगर मिलेगा। दूसरा, जो हमारी वेगस नर्व है उससे जब एसिटाइल कोलाइन निकलेगा तो उससे भी इंसुलिन सीक्रेट होगा। एंड आर्जिनिन और ल्यूसीन जैसे जब अमीनो एसिड्स ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो उस टाइम पे भी हमारे पास जो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज दीज ऑल आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल्स। करेगा क्या, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकोज का सेल्स में इंटेक बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा एंड लिपिड्स का भी फॉर्मेशन करेगा। डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करती है और इन्हें इनहिबिट करने के लिए पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड चाहिए। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन को इनहिबिट करता है और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि F सेल्स रिलीज़ करती हैं। ये तब रिलीज़ होंगी जब कोई फास्टिंग करेगा या एक्सरसाइज करेगा। ये सोमेटोस्टेटिन के सिक्रेशन को रोकेंगी और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी। लास्ट बात करते हैं जो अदर हार्मोन्स हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियोज़ में पढ़ा था कि कुछ क्लासिफाइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें हमें पता है कि हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी हैं जिन्हें हम एज सच एंडोक्राइन नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भी एंडोक्राइन वे से ही हार्मोन सिक्रेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, पहला हार्मोन है कॉल कैल्सीफेरॉल, दिस इज सिक्रेटेड बाय स्किन। और कॉल कैल्सीफेरॉल बेसिकली क्या करता है, कैल्सी ट्रायल का फॉर्मेशन करता है।
अब कैल्सिट्रायोल एक्चुअली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, तो हमें पता है जब सनलाइट में हम बैठेंगे तो उस टाइम पे कॉल कैल्सीफेरॉल रिलीज़ होगा और ये हमारा कैल्सिट्रायोल बनाएगा। सेकंड बात करते हैं गैस्ट्रिन की। जो गैस्ट्रिन है, मैंने उसका फंक्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज़ बेसिकली सिक्रेटेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये बेसिकली क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को प्रमोट करेगा और स्टमक के मूवमेंट्स को भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है GIP, दैट इज़ ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये भी GI ट्रैक्ट रिलीज़ करता है, ये इंसुलिन को ही रिलीज़ करने में स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन भी GI ट्रैक्ट रिलीज़ करता है और इसका क्या फंक्शन है, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवाता है। फिर आता है कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, ये भी GI ट्रैक्ट रिलीज़ करता है और इसका फंक्शन है कि ये बाइल का रेगुलेशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस का रेगुलेशन करता है, और खाना खाने के बाद जो हमें फुलनेस की फीलिंग आती है वो भी CCK करवाता है। अगला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा रिलीज़ करता है। ये बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को ऑर्डर देता है कि तुम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन करो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फिर आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन विच आर रिलीज बाय प्लेसेंटा। ये जो हार्मोन्स है प्लेसेंटा जो रिलीज़ करता है, दे मेंटेन द प्रेगनेंसी एज वेल एज दे स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रेशन। फिर आता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, दैट इज़ HCS। ये स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए और ये भी प्लेसेंटा से ही रिलीज़ होगा। फिर आता है रेनिन। रेनिन किडनी से सीक्रेट होता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा और वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फिर आता है एरिथ्रोपोएटिन EPO, वो भी किडनी रिलीज़ करता है एंड दे विल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ RBC। फिर आता है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल बेसिकली जो है वो किडनी से रिलीज़ होता है एंड वो क्या करता है, बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हम लोग फूड जो इनटेक करते हैं उसके अंदर से कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है उसका एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा। एंड लास्ट में हमारे पास आता है एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, लास्ट सेकंड। ये बेसिकली ANP इसका फुल फॉर्म है और ये हार्ट रिलीज़ करता है। इसका मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना बाय वैसो डायलेशन। एंड फिर आता है लेप्टिन। लेप्टिन जो है वो बेसिकली एडिपोज टिश्यू सीक्रेट करता है एंड उसका मेन फंक्शन है एपेटाइट को सप्रेस करना।